बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपर लिम्स के इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स को। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट करेंगे हम अपनी प्यारी सी शोल्डर से, शोल्डर जॉइंट से। अब मैं आपको बताती हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बना देती हूँ एक प्यारी सी स्कैपुला। ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज मैंने स्कैपुला बनाई और ये साथ में मेरी ह्यूमरस आ गई। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि फॉर एग्जांपल रोटेटर कफ के मसल्स होते हैं, देखिए ऊपर से हमारे पास आ जाता है जी सुप्रास्पाइनेटस का मसल। ठीक है, आगे से आ जाता है हमारे पास सबस्कैपुलरिस का मसल। ठीक है, आगे से ये मतलब कि आगे से एंड ऊपर से हमारा जो शोल्डर जॉइंट है ना वो सिक्योर हो जाता है। रोटेटर कफ मसल्स का काम ही क्या होता है कि उन्होंने उसको ऊपर से और आगे से सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है। सेम इसी तरह पीछे की तरफ से हमारा इंफ्रास्पाइनेटस मसल आ जाएगा, यानी कि आगे से, पीछे से और ऊपर से हमारे शोल्डर जॉइंट को एक तरह से प्रोटेक्शन मिल गई है, स्ट्रेंथ मिल गई है, सपोर्ट मिल गई है। अच्छा जी, इसको एक दफ़ा करते हैं आप साइड पे। अगेन आ जाए यहाँ पे। ठीक है, दोबारा से मैं बना देती हूँ यहाँ पे एक स्कैपुला, यहाँ पे मैं बना देती हूँ ह्यूमरस। अब आपको पता है कि जब हमने शोल्डर जॉइंट में डिस्कस किया था, यहाँ पे हमारे पास जो कैप्सूल थी, ठीक है, इस कैप्सूल में हम लोगों ने देखा था 3 बैंड्स थे। ठीक है, ये जो सबसे ऊपर वाला आपको बैंड नज़र आ रहा है ये हमारे पास है सुपीरियर ग्लेनोह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, ये मिडल और साथ में ये जो सबसे नीचे है ये हमारे पास आ जाते हैं जी इन्फीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, इन तीनों लिगामेंट्स ने क्या करना था, हमारे जो कैप्सूल थी हमारे शोल्डर जॉइंट को, उसको आगे से प्रोटेक्शन या आप कह लो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी थी। सेम ऊपर की तरफ से हमारे पास एक और लिगामेंट आया था, आपको याद होगा, जो था हमारे पास कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, यानी कि ऊपर से भी हमारे शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेंथ मिल गई थी। अगेन अब नीचे से कोई ऐसा लिगामेंट नहीं आया जिसने हमारे शोल्डर जॉइंट को प्रोटेक्शन देनी है या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है। मसल्स वाले केस में भी ऐसा था कि नीचे से कोई ऐसा मसल नहीं था कि जिसने हमारे शोल्डर जॉइंट को सिक्योर करना था। तो होता बेसिकली क्या है कि जब भी हमारे शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशंस होती हैं तो मोस्ट कॉमनली जो डिसलोकेशंस होती हैं ना वो इन्फीरियरली होती हैं, यानी कि ह्यूमरस जो है हमारे पास इन्फीरियरली ज़्यादा डिसलोकेट होता है। तो आपसे ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो शोल्डर जॉइंट की डिसलोकेशंस होती हैं वो ज़्यादातर किन डायरेक्शन में हो सकती है, तो आप कहोगे आइदर इन्फीरियरली या फिर एंटीरो इन्फीरियरली। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ हमारे क्या कहते हैं शोल्डर जॉइंट से रिलेटेड ये कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आगे हम अपने नेक्स्ट क्लिनिकल की तरफ चलते हैं, दैट इज़ द स्टूडेंट्स एल्बो। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि किसी मतलब स्टूडेंट के किसी काम से ही रिलेटेड है ये। ठीक है, स्टूडेंट्स एल्बो। इसमें बेसिकली क्या होता है, स्टूडेंट्स एल्बो में ऐसा होता है कि देखें आपको पता है जहाँ पे हमारे ट्राइसेप्स ब्रेकाई की इंसर्शन होती है, कहाँ पे होती है, अल्ना के ओलिक्रोनोन प्रोसेस पे। अब बच्चे जब क्या करते हैं अपनी तरफ से तो बहुत चालाकी दिखा के जब अपने मतलब लेक्चर्स में सोने की कोशिश करते हैं, अपने एल्बोज़ को डेस्क पे रखते हैं ताकि अपने वो हेड को सपोर्ट कर सकें, तो उसके नतीजे में क्या होता है वो सो जाते हैं, और जब वो सो जाते हैं तो सोते सोते उनको पता नहीं चलता कि उनका जो ओलिक्रोनोन प्रोसेस पे एक बरसा होता है, एक सबक्यूटेनियस बरसा होता है, वो क्या कर जाता है, इन्फ्लेम कर जाता है। ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से बड़ी कोई पेनफुल कंडीशन होती है बेचारे बच्चों के लिए, फिर उनको बाद में भुगतना पड़ता है। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट्स एल्बो। ठीक है, अब जो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास है दैट इज़ द टेनिस एल्बो। हाँ जी, तो टेनिस एल्बो की कंडीशन में होता बेसिकली क्या है, नाम से पता चल रहा है कि समथिंग रिलेटेड टू टेनिस प्लेयर्स या टेनिस बॉल लेकिन हम ऑब्वियसली इंसानों को पढ़ रहे हैं तो प्लेयर की ही हम बात करेंगे, हम बॉल को बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। अच्छा, टेनिस एल्बो में होता कुछ इस तरह से है कि अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारी जो ह्यूमरस होती है, आपको पता है ना 2 कॉन्डाइल्स होती हैं, एपिकॉन्डाइल्स होती हैं उसकी। ठीक है, ये मैंने एक बना दिया जी, चलें इसको आप मीडियल कर लें, इसको आप कह दें कि मैंने लेटरल एपिकॉन्डाइल बनाई है। ठीक है, अब जो टेनिस एल्बो होता है उसमें बेसिकली होता है कि जो टेनिस प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, जब वो टेनिस खेलते हैं तो ऐसी कंडीशन के मतलब कि वो एब्रप्टली प्रोनेशन करें और साथ में उनका जो एल्बो है वो फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में। ठीक है, यानी कि उनका बाजू बिल्कुल सीधा है, एक्सटेंडेड पोजीशन में, वो एब्रप्टली प्रोनेट करके मतलब टेनिस बॉल को हिट करने लगे। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उनका जो लेटरल एपिकॉन्डाइल होती है वहाँ पे उनको पेन एंड टेंडरनेस फील होती है। होता क्या है कि जो लेटरल एपिकॉन्डाइल आपको पता है ना हमारे एल्बो जॉइंट में, ठीक है, ये मैंने ये लेटरल साइड बनाई थी, यहाँ पे आ गई थी हमारी रेडियस और यहाँ पे आ जाएगी हमारी अल्ना शरीफ। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाली साइड पे ना हमारे पास होता है जी रेडियल कोलेटरल लिगामेंट। अब जब वो इतनी तेज़ी से मतलब जब इनका उनकी आर्म फुली एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है और वो सडनली प्रोनेट करते हैं तो क्या होता है, जो रेडियल कोलेटरल लिगामेंट होता है ना ये टियर ऑफ कर जाता है, जिस वजह से उनका ये जो लेटरल साइड होता है, ठीक है, वो क्या करने लग जाते हैं, उनको पेन होती है उनके लेटरल एपिकॉन्डाइल वाली साइड पे। साथ ही साथ हमें पता है कि लेटरल जो हमारी एपिकॉन्डाइल है वो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है। ठीक है, वहाँ से बहुत से आप कह लो फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं हमारे एक्सटेंसर्स के, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई मेंशन किया हुआ है स्पेसिफिकली एक्सटेंसर कार्पा रेडियलिस ब्रेविस को, कि उसके जो फाइबर्स होते हैं जब वो यहाँ से ओरिजिनेट कर रहा होता है तो वो क्या कर रहा होता है, मतलब उसके फाइबर्स टीयर ऑफ हो जाते हैं, जिस वजह से क्या होता है कि इस वजह से भी हमारे लेटरल एपिकॉन्डाइल में पेन होती है। जो टेनिस प्लेयर्स होती हैं उनकी बात करें, और ये बड़ी ही कोई डिजेनरेटिव कंडीशन होती है। ठीक है, तो टेनिस एल्बो में आपने ये चीज़ याद रखना, इट इज़ रिलेटेड टू द लेटरल एपिकॉन्डाइल। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आप आ जाएं जी अपने नेक्स्ट क्लिनिकल की तरफ, दैट इज़ द गोल्फर्स एल्बो। अगेन ये हमारे पास फिर एक नया किस्म का
आप कह लें रिलेटेड टू स्पोर्ट्स आ गया है जी क्लिनिकल। ठीक है, अगेन हम इसमें गोल्फ की बॉल को बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, गोल्फ के प्लेयर को डिस्कस करेंगे। जिस तरह हमारा लेटरल एपिकोंडाइल डैमेज हुआ था टेनिस एल्बो में, सेम इस तरह हमारा मीडियल एपिकोंडाइल जो है ना उसकी शामत आने वाली है गोल्फर्स एल्बो में। होता क्या है कि जो हमारे गोल्फ प्लेयर्स होते हैं जब वो गोल्फ खेल रहे होते हैं तो होता क्या है कि उनका जो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है ये वाला मीडियल साइड वाला, यहाँ पे उनको पेन फील होती है। क्यों? क्योंकि जब वो बार बार निशाने लगा रहे होते हैं तो एक पेनफुल कंडीशन उनके मीडियल साइड ऑफ द एल्बो में उनको फील होती है। ठीक है, उनका जो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन होता है यानी उनका जो मीडियल एपिकोंडाइल होता है ना वहाँ पे एक माइक्रो ट्रॉमा आप कहने हो जाता है। ठीक है, तो गोल्फर्स एल्बो में बेसिकली ये चीज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्लिनिकल है हमारे पास वो है जी पुल्ड एल्बो। ठीक है, अब पुल्ड एल्बो नाम से पता चल रहा है कि आपने एल्बो के साथ कुछ ऐसा किया है कि उसमें से एक बोन जो है ना वो थोड़ी सी सबलक्सेट हो गया। अब ये हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो एनुलर लिगामेंट होता है वो आप कहें कि इतना टाइट नहीं होता जितना हम एडल्ट्स में होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे होते हैं कि अगर छोटा बच्चा है आपके पास, आपने उसके हाथों को पकड़ के ऊपर की तरफ पुल किया उनको, ठीक है, उनके हाथों से पकड़ के, तो उनका जो हेड ऑफ द रेडियस होता है ना, देखें हमारे पास ये, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये हेड ऑफ द रेडियस है, इसको ना एनुलर लिगामेंट ने ना ऐसे कवर किया होता है। ठीक है, एनुलर लिगामेंट कवर किया होता है। मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है, देखें ऐसे करके। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप पुल करते हो ना तो ये रेडियस जो है ना इस एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाता है। ठीक है, और आप कह लो कि सबलक्सेट हो जाता है। ठीक है, तो ये बच्चों में कंडीशन होती है क्योंकि उनके अंदर एनुलर लिगामेंट इतना आप कह लें टाइट एंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता जितना एडल्ट्स में होता है। तो अगर आप बच्चे के हाथ को पकड़ के पुल ऑफ करते हो तो उसका जो हेड ऑफ द रेडियस है वो एनुलर लिगामेंट से बाहर आ जाता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लिनिकल अपर लिम्ब का, दैट इज़ द बॉक्सर्स पैल्सी और द स्विमर्स पैल्सी। ठीक है, अब आपको पता है हमारा बॉक्सर्स मसल हम किसको बोलते हैं? बॉक्सर्स मसल होता है हमारा जी सेरेटस एंटीरियर का मसल। आई एम सो सॉरी, मेरी इतनी गंदी राइटिंग बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं। अच्छा, अब जो बॉक्सर मसल होता है वो हमारे पास कौन सा मसल होता है? वो होता है जी हमारे पास सेरेटस एंटीरियर का मसल। ठीक है, हम क्यों कहते हैं कि ये एक बॉक्सर्स का मसल है? क्योंकि इसने क्या करना था, पंचिंग एंड पुशिंग के एक्शंस करने होते हैं। ठीक है, मतलब प्रोटेक्शन इसने करवानी होती है। अब आपको पता है कि जो हमारे सेरेटस एंटीरियर का मसल है उसको सप्लाई कहाँ से आती है? उसको सप्लाई आती है हमारे लॉन्ग थोरैसिक नर्व से। ठीक है, अब ये लॉन्ग थोरैसिक नर्व जो है अगर ये डैमेज हो जाएगा तो क्या होगा? हमारा सेरेटस एंटीरियर पैरालाइज हो जाएगा। अच्छा, ये पैरालाइज होगा तो क्या होगा? ये पैरालाइज होगा तो हम लोग पुशिंग एंड पंचिंग एक्शन नहीं कर सकते, हम अपने शोल्डर जॉइंट की एबडक्शन नहीं कर सकते क्योंकि सेरेटस एंटीरियर ने भी हमारी एबडक्शन भी करवानी होती है हमारे शोल्डर जॉइंट की। ठीक है, अब क्या होता है कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर बैक बनाऊँ, ठीक है, ये बाजू आगे, अगर मैं कहूँ इस वाली साइड में हमारे पास जो सेरेटस एंटीरियर है इस वाली साइड का वो नॉर्मल है, तो कुछ जस्ट इतना सा हमें नज़र आएगा, मतलब बैक साइड से ना हमें कोई इतना स्कैपुला प्रोमिनेंट नज़र नहीं आएगा। अब मैं इस वाले साइड का जो है ना सेरेटस एंटीरियर डैमेज करने लगी हूँ, मतलब सॉरी पैरालाइज करने लगी हूँ। अब होगा क्या कि जो हमारा स्कैपुला है वो अनड्यूली प्रोमिनेंट हो जाएगा, उसका मीडियल बॉर्डर और उसका जो इन्फीरियर एंगल है वो अनड्यूली प्रोमिनेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते होते हैं जी? बॉक्सर्स पैल्सी और द स्विमर्स पैल्सी। ठीक है जी, और जो यहाँ पे आपको इतनी चेंजिंग्स नज़र आ रही हैं इन दो स्कैपुला में, यानी कि देखिए ये बिल्कुल जस्ट हल्का सा नज़र आ रहा है और ये आपको इतना प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, इस कंडीशन को हम बोलते होते हैं जी यहाँ पे विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो गई है। ठीक है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा अनड्यूली प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपने एक इंतहाई इंपॉर्टेंट क्लिनिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ द वेटर स्टिप और पुलिसमैन स्टिप, या आप इसको अर्ब्स पैरालिसिस के नाम से भी जानते हो। कहती हूँ यहाँ पे प्यारा सा करके अर्ब्स पैरालिसिस। जो अर्ब्स पैरालिसिस है वो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो अपर ट्रंक है ना उसकी इंजरी है। किस तरह से? देखें, हमें पता है जो हमारी C5 एंड C6 जो रूट्स आती हैं, C5 C6, ठीक है, उसने हमारे पास क्या बनानी होती है? ये वाली अपर ट्रंक बनानी होती है। ठीक है, यहाँ से ऊपर की तरफ से हमारे पास जो नर्व निकलती है वो सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है और नीचे से हमारे पास जाती है जी नर्व टू सबक्लेवियस। ठीक है, अब फर्दर इसने आगे जाके हमारे पास एंटीरियर डिवीजन से देनी होती है। ठीक है, और नीचे से जाके इसने हमारे पास पोस्टीरियर डिवीजन देनी होती है। अब जो यहाँ पे आपको ये वाला बीच में पॉइंट नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे आपको 6 नर्व्स मीट करती हुई नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली हमारे पास अर्ब्स पॉइंट होता है। ठीक है, क्या होता है? ये हमारा अर्ब्स पॉइंट होता है। हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ये हमारा अर्ब्स पॉइंट होता है? क्योंकि अगर हमारे अपर ट्रंक की इंजरी हो जाती है तो हमारे अर्ब्स पॉइंट की इंजरी हो जाएगी, अगर अर्ब्स पॉइंट की इंजरी हो जाएगी तो अर्ब्स पैरालिसिस हो जाएगा। ठीक है, हाउ सिंपल इज़ दैट। तो अब अर्ब्स पॉइंट में बेसिकली अर्ब्स पैरालिसिस में बेसिकली होता क्या है हमारे पास? इसमें ऐसे होता है कि हमारी जो अपर ट्रंक है उसके जो अर्ब्स पॉइंट है उसकी हो जाती है इंजरी, जिसके नतीजे में हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले तो हमें पता चल गया ना कि ये हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सिस के किस साइड पे इंजरी की वजह से हमें इस अर्ब्स पैरालिसिस से गुजरना पड़ता है। अब कॉजेज़ क्या है? ये अर्ब्स पैरालिसिस होती क्यों है, किस तरह से हो सकती है? देखें, जब आप
आपके हेड को आपके शोल्डर से कोई अनड्यूली सेपरेट करने की कोशिश करेगा, एवं कोई आके बेतुका सा आके आपको चमाट लगा दे कोई इस तरह से। अब देखिए चमाट तो इतनी बंदे की वो नहीं होती ना कि आपको बिल्कुल ही एब्स पैरालिसिस की तरफ ले जाए, लेकिन आपके शोल्डर से आपका हेड ना इतना अनड्यूली सेपरेट हो जाए कि वो आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस को जो अपर ट्रंक है ना उसको डैमेज कर दें। ठीक है, ये कब हो सकता है? जब एक बर्थ इंजरी मतलब एक बर्थ बच्चे की हो रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में मतलब कि अगर सर्जन या डॉक्टर्स की कोई मतलब नाअहली की वजह से कि मतलब उनके बच्चे के जो सर को उनकी उसके शोल्डर से आपने बहुत ही ज़्यादा आपने कुछ अजीब सा बेतुके तरीके से सेपरेट करने की कोशिश की है, तो आपके ब्रेकियल प्लेक्सिस के अपर ट्रंक की इंजरी हो सकती है। प्लस जब आप अपने शोल्डर पे फॉल करते हो, ठीक है, और जब आपको जब एनेस्थीसिया दिया जाता है और बहुत ज़्यादा आप कह लो कि उसका इफेक्ट चला जाता है, तब भी आपका ये अपर ट्रंक डैमेज हो जाता है। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ये C5 एंड C6 आपको नज़र आ रहा है कि इन दोनों ने मिलकर अपर ट्रंक बनाया था, तो यही दो आप कह लो कि नर्व रूट्स इन्वॉल्व होती हैं अर्ब्स पैरालिसिस में। अच्छा जी, अब आ जाइए मसल्स की तरफ कि हमारे कौन कौन से मसल्स जो है ना अर्ब्स पैरालिसिस के अंदर क्या हो जाते हैं, पैरालाइज हो जाते हैं। अब जब आप मसल्स को डिस्कस करते हो ना, तो मसल्स में आपके पास दो तरह के मसल्स आते हैं। एक तरह के मसल्स वो होते हैं जो कि मेनली मतलब पूरे के सर से लेके पाँव तक डैमेज हो जाते हैं सर से लेके पाँव का मतलब वो मसल पूरा का पूरा डैमेज हो जाता है। ठीक है, दूसरा हमारा मसल वो आता है जो कि मतलब कंप्लीटली तो खैर डैमेज नहीं हुआ, लेकिन पार्टली उसके जो इफेक्ट्स हैं ना, या अल्लाह मेरी राइटिंग को पता नहीं क्या हो गया, पार्टली उसके जो इफेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, अपना जो उनका एक्शन होता है वो ख़राब हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो मसल जो कि मेनली हमारे पास डैमेज हो जाते हैं टोटली। ठीक है, और इसको आप ना इस निमोनिक से याद रखें जी, बी 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 एंड डी, यानी कि BBD। ठीक है, और वो वाले मसल्स जो कि आपके पार्टली डैमेज होंगे, सारे के सारे डैमेज नहीं होंगे, वो होगी आपकी बहन यानी कि सिस, मतलब ये निमोनिक है। ठीक है, सिस्टर को आप कहते हो ना सिस, तो ये निमोनिक है पार्टली के लिए। अब हम देखते हैं सबसे पहले मेनली कि हमारे मेनली कौन से चार मसल्स हैं ये BBD वाले मसल्स। ठीक है, एक बी है जी हमारा बाइसेप्स ब्रेका है। ठीक है, दूसरा बी है हमारा ब्रेकियालिस। ठीक है, और तीसरा भी आ जाता है हमारा ब्रेकियो रेडियलिस, ब्रेकियो रेडियलिस, यहाँ से आगे आप खुद समझ लें। और डी से जो है हमारा प्यारा सा डेल्टॉइड। ठीक है जी, अच्छा तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने इस फर्स्ट मसल को, दैट इज़ द बाइसेप्स ब्रेकर। जब बाइसेप्स ब्रेकर डैमेज होगा तो क्या होगा, हमारे एल्बो जॉइंट की फ्लेक्शन हो जाएगी सारी ख़त्म। ठीक है जी, आ जाए जी ब्रेकियालिस की तरफ। ब्रेकियालिस हमारा प्यारा सा डैमेज हो गया तो अगेन एल्बो की फ्लेक्शन उड़ गई सारी। आ जाओ जी ब्रेकियो रेडियलिस की तरफ। ब्रेकियो रेडियलिस ख़त्म तो समझे एल्बो की फ्लेक्शन अगेन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है ब्रेकियो रेडियलिस माना कि एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट का मसल है, लेकिन इसको बहुत ही वखरा होने का इसको शौक होता है, तो ये क्या होता है एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट होते हुए भी एल्बो की फ्लेक्शन करवाता है। और जो हमारा डेल्टॉइड है जो कि हमारे शोल्डर जॉइंट का या हमारे आर्म का मेन एबडक्टर है, ये भी क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है। अब देखिए मेनली हमारे कितने मसल्स जो हैं डैमेज हो गए, जिनमें से ये 3 मसल्स जो थे, ये जो हमारे फ्लेक्सर थे फोर आर्म के, हमारे एल्बो जॉइंट के वो वाले, और ये एबडक्टर है ये वाला। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं अपनी बहन की तरफ। तो बहन में जो फर्स्ट एस है हमारे पास, ठीक है, दिस वन इज़ द सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है, एक सेकेंड सॉरी, सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है, पहला हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस आ गया। ठीक है, दूसरा जो है इंफ्रास्पाइनेटस आ गया, इंफ्रास्पाइनेटस, और जो थर्ड एस है हमारे पास, ठीक है, बहन का, वो है जी सुपिनेटर। अब देखिए अब ये वाले मसल जो है ना पार्टली डैमेज हो गए, यानी कि अब जब हमारा सुप्रास्पाइनेटस है, इसने क्या करना था, इसने हमारे जो स्टार्टिंग की एबडक्शन होती है 0 से 15 डिग्री की, मतलब कि जो एबडक्शन का जो स्टार्ट करवाना होता है वो सुप्रास्पाइनेटस ने करवाना होता है। तो सुप्रास्पाइनेटस भी हमारे पास जो है आधा उड़ जाएगा। अब देखें डेल्टॉइड ऑलरेडी ख़राब था, जिसने एबडक्शन स्टार्ट करवानी थी उसने वो भी चला गया, तो आप समझिए कि हमारे आर्म की जो एबडक्शन है ना वो एक तरह से पूरी अल्लाह हाफिज़ हो चुकी है। उसके बाद जो इंफ्रास्पाइनेटस है हमारा, इंफ्रास्पाइनेटस ने क्या करवाना था, लेटरल रोटेशन करवानी थी। अगेन जब ये भी कुछ हद तक पैरालाइज हो जाएगा तो ये भी लेटरल रोटेशन हमारे आर्म की करवाने से इनकार कर देगा। देन वी हैव द सुपिनेटर। सुपिनेटर ने क्या करना है, हमारी सुपिनेशन करवानी है फॉर आर्म की। तो जब हमारे सुपिनेटर भी डैमेज हो जाएगा तो हमारा आर्म क्या हो जाएगा, प्रोनेटेड फॉर्म में रहेगा, और उसकी जो आप कह लें कि उसकी जो सुपिनेशन की पावर थी वो सारी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ज़रा प्यारा सा ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे होता है एब्स पैरालिसिस के अंदर। पहले मैं बनाती हूँ जी बंदे की बॉडी। ठीक है, यहाँ से मैं उसका बनाती हूँ हाथ, ऊपर से उसका बाजू। ठीक है, और ये है हाथ उसका पीछे की तरफ ऐसे। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना जैसे भिखारियों की तरह मांग रहा है। ठीक है, अच्छा इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, नाम तो नहीं देते खैर भिखारियों वाला, हम इसको पुलिसमैन स्टिप हैंड कहते हैं, वेटर स्टिप हैंड कहते हैं, या पोर्टर स्टिप हैंड करते हैं, मतलब एक तरह से वो भी मांग ही रहे होते हैं ना, तो समझा करें आप खुद ही। अच्छा तो अब देखिए आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है।
पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे शुरू से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि ट्रिपल BD में हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो इनकी फ्लेक्शन है आर्म की वो सारी उड़ जाएगी, यानी कि 1 2 3 3 मसल्स हमारे जो आर्म के फ्लेक्सर से वो ख़त्म हो गए हैं, जिसके बिना पे हमारा जो आर्म आपको नज़र आ रही है ना, ये एल्बो समझिए, ये एल्बो जॉइंट है, ठीक है। तो हमारा ये जो, एक मिनट रुकिए, ये मैं इसका ना यहाँ पे वॉच बना देती हूँ। वैसे बेचारा देख तो सकता नहीं, इसका बाजू पैरालाइज है। अच्छा, ये मैंने इसलिए वॉच बनाई ताकि आपको पता चले ये आगे वाली साइड है और ये पीछे वाली साइड है हाथ का। अच्छा, तो ये जो आपको मैंने एल्बो जॉइंट यहाँ पे दिखाया है, चूँकि हमारे तीनों फ्लेक्सर्स क्या हो गए, ख़त्म हो गए, इस वजह से हमारा जो एल्बो है वो अब एक्सटेंडेड पोजीशन में वो फ्लेक्स नहीं कर सकती, ठीक है। पहली चीज़ आपने ये देख ली। दूसरी आप लोगों ने ये चीज़ देखी कि हमारा फोर आर्म जो है, हमारी फोर आर्म वो प्रोनेटेड पोजीशन में, ठीक है। आर्म को आप देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो एडक्टेड है, आपको नज़र आ रहा है नहीं, हमारी बॉडी है, इस बॉडी के बिल्कुल साथ हमारा हाथ जो है ना जुड़ चुका है और साथ में मीडियली रोटेट हो चुका है। आपको नज़र आ रहा है ये हाथ जो है ना पीछे की तरफ है, आपको इसी को देख के अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका हाथ जो है मीडियली रोटेट हो चुका है। अब वो लेटरली रोटेट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपको जो इंफ्रास्पाइनेटस था जिसने लेटरल रोटेशन करवानी थी वो सारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सारा नहीं, पार्टली ख़त्म हो गया, लेकिन मतलब आप कह लें कि वो उस तरह से रोटेशन नहीं करवा सकता जिस तरह वो पहले से करवाता था, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि एबडक्शन भी ख़त्म होगी, क्योंकि हमारा डेल्टॉइड जो है वो डैमेज हो गया था, प्लस हमारा सुप्रास्पाइनेटस डैमेज हो गया था, इस वजह पे हमारा हाथ जो है एडक्टेड पोजीशन में है, प्लस ये प्रोनेटेड पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि हमारा सुपिनेटर जो है वो डैमेज हो गया, वो सुपिनेशन नहीं करवा सकता, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ आपको नज़र आती है वो ये है कि जो आपके शोल्डर जॉइंट पे जो आपका ये डेल्टॉइड होता है ना, ये फॉर एग्जांपल ये आपका डेल्टॉइड आया है, कितना प्यारा, ठीक है। डेल्टॉइड के जो नीचे वाला एरिया होता है ना, छोटा सा नीचे के करके, जिसको आप रेजिमेंटल बैच कहते हो, क्यों कहते हो, क्योंकि इस वाले एरिया में भी कुछ हद तक सेंसरी लॉस हो जाता है, ठीक है। एब्स पैरालिसिस में भी ये चीज़ होती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एब्स पैरालिसिस। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लिनिकल की तरफ, दैट इज़ क्लम्कीज पैरालिसिस, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारा सा करके, क्लम्कीज पैरालिसिस, स्पेलिंग सही है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें और एब्स पैरालिसिस में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारा जो एब्स पैरालिसिस था वो हमारे अपर ट्रंक की इंजरी थी, ठीक है, ब्रेकियल प्लेक्सिस की, जबकि जो हमारी क्लम्कीज पैरालिसिस है वो हमारे ब्रेकियल प्लेक्सिस के लोअर ट्रंक की इंजरी है। ये आपको पता है कि हमारा जो लोअर ट्रंक है वो कैसे बनता है, वो बनता है C8 एंड T1 से, ठीक है। तो ये C8 है, T1 है, ये दो रूट्स हमारे पास जो है ना इसमें इन्वॉल्व होंगे क्लम्कीज पैरालिसिस में। और जो हमारी लोअर ट्रंक होगी, भाई ये फोकस क्यों लूज़ कर रहा है बार बार, तो जो हमारा ये लोअर ट्रंक है बेसिकली, इसकी डैमेज, अगर इसकी इंजरी हो जाती है तो आपकी क्लम्कीज पैरालिसिस आप बोलते हो उसको, ठीक है। अब पता नहीं मैं प्रोनाउंस भी सही कर रही हूँ कि नहीं, क्लम्कीज ही बोलते होंगे भाई, मैं तो यही बोलती हूँ। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसकी इंजरी के क्या कॉजेज़ हैं, क्यों हो सकता है हमारा लोअर ट्रंक डैमेज। देखें, आपको याद होगा बचपन में हम लोग, या अभी भी शायद आप देखते हो टॉम एंड जेरी, उनको बेशक आप इतनी मर्जी जितनी मर्जी हाइट से नीचे गिरा दें वो नहीं मरते भाई, पता नहीं अल्लाह ने कौन सी उनके अंदर चीज़ें डाली हुई थी। तो अगर आप उनको आप बुर्ज खलीफा से भी फेंक देना तो टॉम कभी ज़िंदगी में नहीं मर सकता। अब पता क्या है, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ कि एक बंदा है, उसको हम लोगों ने हाइट से नीचे फेंका, चलो टॉम ही ले लेना, उसको जेरी ने पीछे से धक्का दिया, वो आया है, ठीक है, बिल्डिंग है ये, ठीक है, यहाँ से जो है टॉम हमारा खड़ा है, ठीक है। अच्छा, इसको जेरी ने दिया है धक्का तो ये नीचे गिरा, अब ये मतलब बड़ी ही कोई हाई स्पीड से नीचे गिरा। जब ये नीचे गिरा ना, तो मैं यहाँ पे अलग से बना के दिखाती हूँ। रास्ते में एक विंडो आई, ये बिल्डिंग थी ना, तो इस विंडो से बाहर ना एक ना स्टिक लटक रही है। अब टॉम ने आके ना मतलब बड़ी तेज़ी से वो ऊपर से नीचे आया, उसने क्या किया, इसको पकड़ लिया ऐसे करके, ठीक है। ये इसका बाजू और ये टॉम नीचे लटक रहा है, ठीक है, ये इसकी अच्छा टेल है। अब देखिए, वो आया है, इतनी हाइट से नीचे गिरा है, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, सॉरी नीचे नहीं गिरा है, इतनी हाइट से आया है, और जब उसने रास्ते में इस स्टिक को पकड़ा है तो उसका हाथ जो है ना बहुत ही अनड्यूली एबडक्ट हुआ है, ठीक है। आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे उसका हाथ जो है बहुत अनड्यूली एबडक्ट हुआ, कि एकदम से उसके शोल्डर की लेवल पे आपको कि खिंचाव पड़ेगा, तो उसके लोअर ट्रंक जो है ना उस कंडीशन में जो ब्रेकियल प्लेक्सिस का है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। एक ये रीज़न हो सकती है, दूसरी वही मतलब नाअहली वाली बात कर लेंगे, बर्थ इंजरी में आप कह लो कि हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन से मसल्स पैरालाइज होते हैं? चूँकि आपके ये लोअर ट्रंक की इंजरी है तो आप समझ लो कि एक तरह से अल्नर नर्व की डैमेज होती है, क्योंकि उसी ने आगे जाके क्या करना होता है, आपके जो इंट्रिंसिक मसल्स होते हैं आपके हाथ के, उनको डैमेज करना होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक मसल्स में आपके 15 इंट्रिंसिक मसल्स आ जाते हैं जो कि अल्नर नर्व से सप्लाई होते हैं, ठीक है, हाथ के, वो सारे के सारे हो जाते हैं जी डैमेज। प्लस कौन से मसल्स डैमेज होते हैं, जो हमारे फोर आर्म के लेवल पे अल्नर नर्व से ही सप्लाई जा रही होती है, उनको दीज आर द अल्नर फ्लेक्सर्स, ठीक है। अल्नर फ्लेक्सर्स में हमारे कौन से हैं, हमारा कोई 1.5 मसल है जो अल्नर नर्व्स को सप्लाई देते हैं हमारे फोर आर्म में। एक तो हमारा फ्लेक्सर कार्पा अल्नरिस का मसल है, दूसरा फ्लेक्सर डिजोरम प्रोफंडस का जो मीडियल हाफ है वो है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और पोजीशन क्या हो जाती है बेसिकली हमारे हाथ की, हमारा हाथ जो है ना वो मतलब क्लॉ हैंड बन जाता है। क्लॉ हैंड में होता है बेसिकली क्या है, मैं आपको दिखाती हूँ इस पिक्चर में, यहाँ पे, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे जो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है,
ये मेटाकार्पल मैंने बनाई, ठीक है, यहाँ पे मैंने फेलिंक्स बनाई, ठीक है। जो मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट है ना, इसकी होगी है जी हाइपर एक्सटेंशन, अब ये फ्लेक्स नहीं हो पाएगा। जबकि यहाँ पे जो आपके फेलेंजिस थे ये जो आपके फेलेंजिस, ये जो इंटरफेरेंशियल जॉइंट है, उनकी हो गई है जी फ्लेक्शन। अब ये इंटरफेरेंशियल जॉइंट एक्सटेंड नहीं कर पाते, आपके जो मेटाकार्पोफेरेंशियल जॉइंट है ये फ्लेक्स नहीं कर पाते, तो आपका हाथ जो है ना एक क्लॉ हैंड की अपीयरेंस ले लेता है, ठीक है। बाकी के क्लिनिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 2 की वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड और पार्ट 2 की वीडियो में देखें बाकी क्लिनिकल्स।